नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स। एक्सरसाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, चैप्टर 1 ही है। एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे 1.5। तो चलिए आज आते हैं हम लोग 1.5 पर। लिखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। 2 माइनस करने में 2 लिखा है। पहला सवाल लिखा है 2 माइनस करने में 5। पूछा है ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है, परिमेय है, और यह क्या है, अपरिमेय है। तो आप याद रखिएगा कि जब परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो परिमेय आता है, लेकिन परिमेय में अपरिमेय को जोड़े और घटाएंगे तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि जब परिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो 2 माइनस करने में 3 अपरिमेय होगा। फिर आगे लिखा है कि 3 प्लस करने में 23 माइनस करने में 23। ज़रा इसको हल कीजिए, कोष्टक को हटा दीजिए। 3 प्लस करने में 23 माइनस करने में 23। देखिए ये प्लस है, ये माइनस खत्म हो गया, 3 आ गया ना। और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल देख लीजिए। 2 करनी में 7 करने में 7। इससे ये खत्म हो जाएगा तो 2/7। यह कैसी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। 2/7 P/Q के रूप में है ना, और जब P/Q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या होगी। पुनः अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लिखा है 1 करने में 2। चौथा सवाल लिखा है 1 करने में 2। तो देखिए आई परिमेय है, आई अपरिमेय है। तो किसी एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा तो वह अपरिमेय आता है। तो परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। इसी तरह से अगला सवाल क्या है, 2 पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, 2 पाई है। तो अभी मैंने बताया है कि जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा तो वह क्या आएगा, वह आपका आ जाएगा अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया। बहुत छोटे छोटे सवाल है। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। आपको 4 व्यंजक दिया है, उसको सरल करना है। तो चलिए पहला सवाल मैं बताता हूं इसमें का। 3 प्लस करने में 3 और 2 प्लस करने में 2। सॉल्व करना है इसको। चलिए गुणा कर देना है, तो इसका गुणा कीजिए इसमें। 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 का करने में 2 गुणा कीजिए तो 3 करने में 2, करने में 3। 3 का 2 में गुणा किया 6 आया। 3 का करने में 2 में गुणा किया, 3 करने में 2 आया। करने में 3 का 2 में गुणा कीजिए तो 2 करने में 3 आया। करने में 3 का करने में 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 आया। ठीक है, बस यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे ही दूसरा सवाल इसी में का देख लीजिए। 3 प्लस करने में 3 है और फिर है 3 माइनस करने में 3। ये सवाल है। अब इसको हम एक फार्मूले पर तोड़ सकते हैं। इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस b हो गया। इसको आपने a माना, इसको माइनस b, a माइनस b हो गया। तो क्या आता है गुणा करने पर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने करणी में 3 का स्क्वायर, 3 तिली के क्या हो जाएगा 9 माइनस। देखिए जब करणी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और करणी खत्म हो जाते हैं 3, 9 में से 3 जाएगा क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल लगाया, दूसरा सवाल लगाया, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या लिखा है। तीसरा सवाल लिखा है करनी में 5 प्लस करनी में 2 का स्क्वायर, करनी में 5 प्लस करनी में 2 का स्क्वायर। तो इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसी पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माने करणी में 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए बी माने ए माने करणी में 5 और बी माने करणी में 2, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप जानते हैं कि करणी का जब स्क्वायर होता है, जब करणी का स्क्वायर होता है तो ये करणी खत्म हो जाती है, 5 आ जाएगा। वैसे ही ये करणी का स्क्वायर है तो खत्म 2 आ जाएगा। ये 2 करणी में 5 और करणी में 2 है तो ये कहीं करणी में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, 5 दू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 करणी में क्या आ गया 10, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा सवाल भी क्या कर लिया, हल कर लिया। अब इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी काफ़ी आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल लिखा है। क्या लिखा है देख लेते हैं, करणी में 5 माइनस करणी में 2, और फिर लिखा है करणी में 5 प्लस करणी में 2। तो बिल्कुल वैसे ही अभी अभी ऐसा सवाल लगाए थे हम, इसको ए मानिए इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो करणी में 2 का स्क्वायर, करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा 5 माइनस करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ख़त्म 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल भी क्या कर लिया, हल कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पाई बराबर होता है सी बटा में डी। सी माने होता है परिधि, वृत्त की परिधि, और बटा में वृत्त का व्यास। ये कह रहा है कि अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि पाई बराबर सी बाई डी होता है, जहाँ पर सी वृत्त की परिधि है, वृत्त का व्यास है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो वृत्त की परिधि या बटा में वृत्त का व्यास है, ये P बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, है ना, P बाई क्यू के रूप में। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यह एक अंतर विरोध पैदा हुआ कि नहीं। आप जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये अंतर विरोध हो गया। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे। इससे ये पता चल रहा है कि पाई परिमेय होना चाहिए, जबकि हकीकत में क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो चलिए इस अंतर विरोध का हम लोग कारण समझते हैं। इस अंतर विरोध का कारण ये है कि पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा में वृत्त का व्यास तो जरूर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि बटा में वृत्त का व्यास जरूर होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम वृत्त की परिधि ज्ञात करें और वृत्त का व्यास ज्ञात करें, तो स्केल से ज्ञात करेंगे। और यह बात ध्यान दीजिए कि जब हम किसी लंबाई को स्केल से प्राप्त करते हैं ना, स्केल से मापते हैं ना, तो
तो वह जो स्केल है हमेशा जो मापने वाली लंबाई है उसका लगभग परिमेय मान ही देता है, अपरिमेय मान के लगभग वाला परिमेय मान देता है, न कि अपरिमेय मान देता है। तो स्केल या इंचिन से आप मापते हैं तो सन्निकटन एक परिमेय संख्या मिलता है, जिससे आप यह नहीं बता सकते हैं, अनुभव नहीं कर पाते कि सी अपरिमेय है कि डी अपरिमेय है। ठीक है, जब आप यह नहीं बता पाएंगे कि सी अपरिमेय है कि डी अपरिमेय है तो आपको कन्फर्म नहीं हो पाता है। और स्केल से हम वृत्त की परिधि बटा वृत्त का जो व्यास होता है यह हम क्या मापते हैं, परिमेय मापते हैं। वह स्केल या इंचिन परिमेय मान ही देती है, वह भी लगभग में देती है और परिमेय मान नहीं देती है। ठीक है, तो ये रहा इस अंतर्विरोध का कारण। अब अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है, देख लिया जाए। अगला सवाल लिखा है कि करणी में 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को निरूपित कीजिए। ये आपका सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को आप क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे निरूपित करेंगे। आ जाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, आप एक बिंदु ए लेंगे। ये हमने एक बिंदु ए लिया है, इससे यह जितना दिया रहेगा, चाहे 9.3 दिया रहे, चाहे 2.5 दिया रहे, चाहे कुछ भी दिया रहे, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3.5 एकक की दूरी पर एक और बिंदु लेंगे। हमने ये 3.5 एकक की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है, बी लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से 1 एकक की दूरी पर एक नया बिंदु लेंगे। इससे कितना दूरी पर, 1 एकक दूरी पर। इस बिंदु को हमने क्या माना है, सी माना है। फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने क्या किया है, एक बिंदु ये लिया, इससे ये जितना दिया रहेगा, तो यहाँ पे 9.3 दिया है ना, तो ये 9.3 लेंगे हम लोग। 9.3 एकक की दूरी पर एक बिंदु हमने बी लिया है। फिर बी बिंदु से 1 एकक की दूरी पर हम क्या लेंगे, बिंदु सी लेंगे। ठीक है, अब AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, या फिर AC का मध्य बिंदु निकालिए। AC का मध्य बिंदु मान लीजिए Q है। ठीक है, अब Q को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचिए। ये Q को केंद्र मानकर हमने एक क्या खींचा है, अर्धवृत्त खींचा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि इस यहाँ से लंबवत, ठीक है, जो दूरी होती है वह दूरी ज्ञात करते हैं। तो यह जो लंबवत दूरी होती है ना, वह करणी में 9.3 के क्या होती है, बराबर होती है। अब सवाल यह है कि यह दूरी 9.3 के बराबर कैसे होती है, ये हमें समझना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम मूल बिंदु मान लेंगे। ठीक है, मूल बिंदु माना, और मूल बिंदु मानकर इस बिंदु के बराबर यह दूरी लेंगे, और दूरी के बराबर हम यहाँ से क्या कर देंगे, चाप खींच देंगे। चाहे इस बिंदु बी को ही मूल बिंदु मान लीजिए, बिंदु बी को मूल बिंदु मानिए
और इस चाप के बराबर आप एक और चाप लगा दीजिए इधर। ये मान लीजिए हमने एक चाप लगाया जो इस AC को कहाँ काट रहा है, D पर काट रहा है। यह बिंदु D ही बिंदु B के सापेक्ष किसको निरूपित कर रहा है, 9.3 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग समझते हैं कि आपको करना क्या है। करना ये है कि जितना दिया रहेगा आप एक स्वेच्छ बिंदु A मानिए, उससे 9.3 है ना करनी के अंदर, तो 9.3 एकक की दूरी पर एक बिंदु B लेंगे, फिर 1 एकक की दूरी पर एक बिंदु C लेंगे। अब क्या करेंगे कि बिंदु B पर लंब खींच देंगे। यह लंब हम खींच रहे हैं BP, तो यह जो BP की लंबाई होगी करणी में 9.3 के बराबर होगी। अब यदि B को हम मूल बिंदु मान लें, 0 मान लें, मूल बिंदु मान लें, तो इस लंब के बराबर आप एक चाप खींचेंगे। ठीक है, जब इस लंब के बराबर एक चाप खींचेंगे तो यह जहां काटेगा उसको बिंदु D मान लीजिए। तो यह बिंदु D ही B के सापेक्ष किसको निरूपित कर रहा है, 9.3 को निरूपित कर रहा है। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं कि भाई 9.3 कैसे हो रहा है। चलिए यह दूरी आप यक्स मान लीजिए, यह दूरी हम लोगों ने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया। अच्छा है, इसी पूरी दूरी को यक्स मानिए, ये जो पूरी दूरी है उसको क्या मानिए, यक्स। चलिए हमने पूरी दूरी को यक्स माना है, तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, निकाल लेते हैं AC की लंबाई कितनी हो जाएगी। AC बराबर ये यक्स है और यह एक यक्स प्लस 1 हो जाएगा। वैसे ही ये QP कितना हो जाएगा, AQ कितना होगा, AQ QP और QC, ये वृत्त की त्रिज्या है ना, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी, यह जरा निकाल लिया जाए कि OC OD किसके बराबर होंगे। चलिए तो आप जानते हैं कि यह यक्स है, यह 1 है, तो यक्स प्लस 1 का आधा कर देंगे, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आपका लग गया, ठीक है ना। उसी तरह से आप निकाल लीजिए QC, निकाल लीजिए QC कितना होगा, QC भी जानते हैं कि QC कितना होगा, QP कितना होगा, AQ कितना, ये होगा सारे वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की जो भी त्रिज्या है वो क्या होती हैं, बराबर होती है। ये निकाल लीजिए, QB निकालिए, QB कैसे निकलेगा, Q और B के बीच की दूरी निकालना है आप लोगों को, तो आप QB निकाल लीजिए। तो QB जानते हैं कैसे निकलेगा, आप क्या कीजिए कि पूरी दूरी में से, ठीक है, AB में से आप AQ को घटा दीजिए। AB यक्स है और AQ ये है आपका, AQ है यक्स प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा, हल कर लीजिए, 2 माइनस यक्स, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस ये यक्स माइनस 1/2, तो 2x में से यक्स जाएगा, यक्स माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आपने QB का मान निकाल लिया, AC का मान निकाल लिया, सब निकाल लिया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो क्या हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा, PB बराबर √PQ का स्क्वायर और माइनस QB का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर कीजिए भाई, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर कीजिए, PQ चाहे AQ बोलिए चाहे QC, यक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस QB देखिए, यक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसको जरा आप हल कर लीजिए, और हल करने के बाद यह देखिए कि इसकी वैल्यू आती कितनी है। हल कीजिए जरा, इसको होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये आ जाएगा √x² + 1 + 2x
बटा में 2 दूना के 4। वैसे ही इसको आप हल कर लीजिए, -x² -1 + 2x और फिर पूरे का बटा 4, ठीक है ना। इसका भी हर सेम है, इसका भी हर सेम है, तो दोनों का हर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल, ठीक है। 2x 2x, करणी में 4x और बटा में 4, 4 से 4 खत्म, करणी में x। यानी कि यह जो लंबाई है, यह बीपी जो लंबाई है वह करणी में यक्स को निरूपित कर रहा है। करणी में यक्स का मतलब क्या हुआ कि करणी में 9.3 के बराबर ही होगा। अब यदि इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं और इसके बराबर हम चाप लगाते हैं, तो जहां चाप काटेगा वह दूरी करणी में 9.3 के बराबर होगी। अर्थात बिंदु डी जो है वह बिंदु बी के सापेक्ष किसको निरूपित करेगा, करणी में 9.3 को निरूपित करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने करणी में 9.3 को क्या कर लिया, निरूपित कर लिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाकी क्या होता है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कि अगला सवाल पूछा क्या है। तो मैं अगला सवाल अभी पढ़ रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 सवाल दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि हर को परिमेय बनाने की जो क्रिया होती है ना, वह परिमेयीकरण कहते हैं। और परिमेयीकरण करने के लिए संयुग्मी से गुणा करते हैं, चाहे हर में जो अपरिमेय संख्या होती है उसी से गुणा कर देते हैं। चलिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। पहला सवाल देखिए, 1/करणी में 7, तो ये सिंगल संख्या है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। तो इसका संयुग्मी का मतलब ये हुआ कि इसी संख्या से हम गुणा करेंगे। जब 2 संख्याएं होती हैं तब संयुग्मी का मतलब होता है। तो ये कई संख्या है ना, तो इसी संख्या से हम गुणा भाग करेंगे। तो क्या कीजिए, करणी में 7 से ही आप गुणा कर दीजिए अवभाग। करणी में 7 एकम करणी में 7, और करणी में 7 से करणी में 7 में जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो अब एक बात बताइए कि हर परिमेय हो गया कि नहीं। तो हर जब आपका परिमेय हो गया, और यही हमसे कहा था कि हर को क्या बनाइए, परिमेय बनाइए। इसी तरह से दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। 1/करणी में 7 माइनस करणी में 6, इसमें 2 संख्या है ना। अब इसका संयुग्मी हम निकाल सकते हैं। तो करणी में 7 प्लस ये माइनस है ना, तो इसका संयुग्मी प्लस में होगा। संयुग्मी जो होगा प्लस में होगा, और प्लस में रहेगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो करणी में 7 प्लस करणी में क्या हो जाएगा, 6। उसी तरह से उसी से गुणा करेंगे, उसी से भाग करेंगे। करणी में 7 प्लस करणी में 6। अब हल कर दीजिए, अंश का अंश में गुणा कीजिए। करणी में 7 प्लस करणी में 6। अब इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा करणी में 7 का स्क्वायर और माइनस करणी में 6 का स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, करणी में 7 प्लस करणी में 6 बाटा में करणी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और करणी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। करणी में 7 प्लस करणी में 6 बटा में 1, और बटा में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर परिमेय हो गया। तो ऐसे भी हर परिमेय हो गया, और हमसे सवाल भी कहा था कि हर को आप परिमेय बनाइए। अब चलिए इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या लिखा है। तो अगला सवाल आपका लिखा है 1 में करणी में 5 प्लस करणी में 2, ये लिखा है करणी में 5 प्लस करणी में 2। तो क्या होगा, इसके संयुग्मी से आप गुणा कर देंगे। तो प्लस में है ना, तो इसका संयुग्मी किस में होगा, माइनस में होगा। करणी में 5 माइनस करणी में 2 बटा में करणी में 5 माइनस करणी में 2। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। करणी में 5 माइनस करणी में 2 बटा में हर का हर में गुणा कीजिए। तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो a² माइनस b²। फिर वही काम कीजिए। तो करणी में 5 का स्क्वायर और माइनस करणी में 3 का स्क्वायर। अब जरा हल कीजिए, इसको क्या आता है,
ये आ जाएगा करने में 5 माइनस करने में 2। देखिए करने में 5 का स्क्वायर होगा तो 5 माइनस करने में 3 का स्क्वायर होगा तो 3। 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए हर पर में हो गया कि नहीं? बिल्कुल हर क्या हो गया? पर में हो गया। इसी तरह से एक और सवाल है और अंतिम सवाल है 5वां का चौथा। 1 बटा करने में 5 माइनस 2। बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेंगे, चिन्ह बदल कर अंश और हर में गुणा कर देंगे। चिन्ह बदलिए, करने में 5 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा? करने में 5 प्लस 2, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में। तो करने में 5 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो करने में 5 प्लस 2 हो जाएगा। ये देखिए करने में 5 माइनस 2 करने में 5 प्लस 2 है, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे है, तो क्या लिखेंगे गुणा करने पर? करने में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक बात ज़रा बताइए मुझे कि करने में 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करने से ख़त्म हो जाएगा। 5 माइनस 2 दूना के 4, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचता है भैया? 1 बचता है। अब हर पर में हो गया कि नहीं? बिल्कुल पर में हो गया। हर 1 है तो चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 के जो भी सवाल थे सब सवालों को हम लोगों ने क्या किया है? हल कर दिया है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 1.6। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूं प्रश्नावली 1.6, इसलिए कि काफ़ी छोटी प्रश्नावली है। 1.6 काफ़ी छोटी प्रश्नावली है, तो इसीलिए उसको भी आज हम लोग ख़त्म कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रश्नावली 1.6। और 1.6 पढ़ने के लिए आपको घातांकी नियम आना चाहिए, घातों का नियम आना चाहिए। तो घातों का नियम मैं बता देता हूं कि घातों का क्या नियम है। जैसे ये देखिए, 1 घात यम है गुणे 1 घात यन है गुणे 1 घात पी है गुणे 1 घात क्यू है, ऐसे ही हो तो क्या होगा? जब आधार बराबर हो और घात में होता है ना, तो सभी घातों को जोड़ देते हैं, यम प्लस यन प्लस पी प्लस क्यू, ऐसे जोड़ देते हैं। उसी तरह से दूसरा नियम यह है कि 1 घात यम हो बाटा में 1 घात यन हो, आधार बराबर हो भाग में हो, तो हम अंश की घात में से हर की घात को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तीसरा नियम यह है कि जब 1 घात यम हो, इसका घात यन हो, इसका घात पी हो, ठीक है, ऐसे घात का घात सबका घात बनता जा रहा है, तो इन घातों का हम आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे 1 घात यम है बाटा में 1 घात यन है, जब अंश वाली घात को हर में लेकर आएँ चाहे हर वाली घात को अंश में लेकर जाएं, उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह ऊपर प्लस है नीचे आएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस। कब? जब अंश में से हर में लेकर आएँ चाहे हर में से अंश में लेकर जाएं। और कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 घात यम है गुणे 1 घात यन है, बी का घात मान लेते हैं यम है, यहाँ पर घात बराबर है, आधार अलग अलग है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? आधार का गुणा करके और दोनों का घात हम यम लिख सकते हैं। यानी यम जो घात है वह दोनों का है, ए का भी है और किसका है? बी का है। इसी तरह से ए का घात जब 1/2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं? रूट में ए लिखते हैं, यहाँ पे 2 छुपा होता है। ए का घात 1/3 है तो इसको घनमूल से दिखाते हैं ऐसे। यदि ए का घात 1/4 है तो इसको चतुर्थ मूल से दिखाते हैं, ठीक है। वैसे ही ए का घात 1/n है तो उसे n मूल से दिखाते हैं ऐसे। किसी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यदि किसी संख्या पर घात कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो ये सारे आपके नियम रहे, ठीक है ना। अब मैं प्रश्नावली में आ जाता हूं। काफ़ी छोटी प्रश्नावली है, बहुत छोटी प्रश्नावली है। देख लेते हैं पहला सवाल लिखा क्या है। लिखा है कि ज्ञात कीजिए 64 का घात 1/2। दूसरा सवाल दिया है 32 का घात 1/5 और तीसरा सवाल दिया है 125 का घात 1/3। तो बिल्कुल आप आराम से हल कर सकते हैं।
आप चाहेंगे तो घातांकी नियम के रूप में आप सबको लिखिए। जब आप घातांकी नियम के रूप में सबको लिखेंगे तो बिल्कुल आप आराम से कर लेंगे। 64 को क्या लिख सकते हैं? घात के रूप में बोलिए, 2 के घात के रूप में बोलिए, 4 के घात में, चाहे 8 के। 8 का घात 2 लिखा जा सकता है और इसका घात 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल ना। क्यों कैंसिल होगा? यहाँ पे घात पूरे का घात है। तो अभी एक मैंने नियम बताया है कि घातों का गुणा हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 8 के घात 1 माने क्या हो गया? 8 हो गया। उसी तरह से 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के घात के रूप में, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। यानी कि यहाँ पे 2 के घात 5 लिख सकते हैं और इसका घात 5। पूरे का घात आ गया ना। तो जब घात पूरे का घात होता है तो गुणा कर देंगे। 5 गुणे 1/5, ये कैंसिल। 2 के घात 1 माने 2। वैसे ही 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का घात 3, बिल्कुल आसान है। 5 का घात 3 और इसका घात क्या है? 1/3। ये गुणा हो जाएगा तो खत्म। 5 का घात 1 माने क्या हो जाएगा? 5। तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत सरल सरल सवाल हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। और अगला सवाल मैं बता देता हूं कि अगला सवाल है क्या। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल लिखा क्या है। अगला सवाल लिखा है 9 का घात 3/2 लिखा है। ये देखिए 9 का घात 3/2, ये दूसरा सवाल का पहला है। बिल्कुल वैसे ही करना है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 2, इसका घात 3/2। घात का घात है तो इससे ये खत्म। 3 का घात 3 माने 3 का 3 बार गुणा, 3 तिली के 9 तिरी 27। ऐसे ही इसमें दूसरा सवाल लिखा है 32 का घात 2/5। बिल्कुल सेम सवाल पूछ दिया है। तब 32 को आप क्या लिखेंगे? 2 के घात 5 और इसका घात 2/5। फिर घात का घात आ गया तो गुणा करेंगे। 2 के घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 खत्म। 2 के घात 2 माने 2 दूना के 4। ऐसे ही तीसरा सवाल लिखा क्या है? तीसरा सवाल लिखा है 16 का घात 3/4। इसको लिख दीजिए भाई। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। 2 के घात 4 लिखा जा सकता है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और इसका घात 3/4। फिर 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 के घात 3 माने 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल घातांकी नियम पर सवाल है और बिल्कुल इतने छोटे छोटे सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए इसमें का चौथा सवाल मैं बताता हूं। ये 125 का घात -1/3 है। बिल्कुल 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का घात 3 -1/3। ये 3 से 3 खत्म। 5 का घात -1। अभी एक मैंने नियम बताया है कि जब अंश में कोई घात है हर में लेकर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये हर में लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 का घात 1 और 5 का घात 1 माने 5। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल भी हल कर लिया। अब तीसरा सवाल में आ जाते हैं। बहुत आसान आसान सवाल दिए हैं भाई। 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/5। देखिए आधार बराबर है और घात में, देख लीजिए यहाँ पे आधार बराबर है घात में, तो घातों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2/3 प्लस 1/5। अब इसको जरा हल कर लीजिए। 2 के घात 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 दूना के 10 प्लस 5 3 15, 3 एकम में 3। तो 2 के घात 10 3 13 बटा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल सभी सवाल को लगाना है। बहुत आसान आसान सवाल दिए हैं। अब अगला सवाल मैं देखता हूं कि अगला सवाल क्या लिखा है। अगला सवाल लिखा है 1/3 के घात 3 और इसका घात 7। तो देखिए ये पूरे का घात है ना, 1 का घात 7 लिखिए, बटा में 3 के घात 3 और इसका घात 7 लिखिए। 1 का घात 7 माने 1। ये घात का घात है तो क्या बताया मैंने? गुणा हो जाएगा। तो 3 7 21। ये ऊपर लेकर जाइए तो प्लस 21 से ऊपर जाएगा तो -21 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अगला तीसरा सवाल देखते हैं।
11 का घात 1/2, 11 का घात 1/4। बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए क्या लिखा क्या है। ये हर बराबर है तो अंश वाली घात में से हर वाली घात घटेगी। 1/2 माइनस 1/4 घटा दीजिए, क्या आता है 11। 2 और 4 का एलसीएम बोलिए, क्या होता है 4 होता है। 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, माइनस 4 से 4 खत्म 1। अब क्या आ जाएगा बोलिए, 2 में से 1 जाएगा 1 और बटा में 4। बहुत आसान सवाल दिया है, जोड़ और घटाना दिया है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए। फिर देख लीजिए 7 का घात 1/2, ये चौथा सवाल है, इंटू 8 का घात 1/2। तो क्या कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात जो है वह क्या है, बिल्कुल एक ही है। तो अभी मैंने नियम बताया है कि क्या करेंगे, 7 गुणे 8 है, दोनों का घात 1/2 हो जाएगा। तो 8 7 56 का घात 1/2। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्नावली थी, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली थी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको दिक्कत होती है तो बेशक आप कमेंट करके बताएं। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 पढ़ा, 1.6 काफ़ी छोटी होने के कारण इसको भी ख़त्म कर लिया ताकि हम जल्दी से चैप्टर नंबर 2 तक पहुंच जाएं। तो पुनः एक बार मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति भी हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया YouTube पर जाकर उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।